हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हमारी यूपी पीसीएस की सीरीज चल रही है जिसका 24 अक्टूबर का पेपर है। और फ्रेंड्स, हम लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के देख रहे हैं जो 2017-18 में। फ्रेंड्स, हमारा इतना सपोर्ट करिए यार, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। अगर कोई कमी रह जा रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमको क्या कमी हम रख रहे हैं बताने में, उसको सुधारा जाएगा। पर यार सपोर्ट तो करो, हमारा साथ दो हमारा। चलिए देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, कल ये पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम 2019 का देखेंगे, फिर 2020 का देखेंगे। तो हमारा 50 तक हो गया था। और हमें बता दूँ को 50 नंबर की सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन की 51 नंबर देखना है। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो कौन है? इडेफिक। इडेफिक ये फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड, कई बार रिपीट हो चुका है। यूपी पीसीएस 2013 में भी आया था, ये 2018 में रिपीट कर दिया था। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपो के बाद स्ट्रेटोस्फीयर मतलब सो का समताप मंडल। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसका बराबर और प्रचंड बढ़ रहा है? उपरोक्त सभी का केवल चक्रवात सभी का बढ़ रहा है फ्रेंड्स। चक्रवात, तूफान और वायुमंडल तीनों बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊष्मन पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। आईपीसीसी के अनुसार वैश्विक ऊष्मन से ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, सूखा, बाढ़, वनांतर तीव्रता वृद्धि होगी। सब कुछ हो रहा है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सा 100 स्थान संरक्षण रणनीति उदाहरण नहीं है? तो वनस्पति विभाग, ये फ्रेंड्स वही नहीं होता। राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, अपवित्र उपवन, ये सब आते हैं, इन सूत्रों में आते हैं। पर वनस्पति विभाग एक C2 में आता है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिकिरण निम्न इसमें क्या पैदा करती है? तो ओजोन। क्या करती है? ओजोन। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत आता है। दिया उन्हें कृषि का गया, कृषि के क्षेत्र में, पर नोबेल पुरस्कार कृषि में नहीं दिया जाता है। दिया उन्हें मिला था शांति पेपर। क्वेश्चन में बहुत लोगों ने कृषि जिद की थी, पर आंध्र शांति उन्हें मिला कृषि के लिए था, पर कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा। नॉर्मन ई बोरलॉग ने उन्नत कृषि द्वारा भूखमरी के विरुद्ध लड़ाई तो विश्व खाद्य पुरस्कार शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। विश्व द वर्ल्ड फूड प्राइज शुरू किया था किसने? नॉर्मन ई बोरलॉग। ये भी कई बार पूछा गया है। और इन्हें हरित क्रांति का जन्मदाता भी माना जाता है। निम्नलिखित में युग्मों से कौन सा सम्मिलित नहीं है? रेटिंग, पनीर में, जैव विविधता, प्लाज्मिस्ट में, ये भी से गोल्डन चाउन, विटामिन ए में। ओजोन पर ट्रोपोस्फीयर फ्रेंड स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। कैसे? स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। बांदीपुर कर्नाटक में ये अभ्यारण्य है फ्रेंड्स। बोनस असम में पाया जाता है। पेरियार के सिमली पार्क मध्य प्रदेश में फ्रेंड नहीं पाया जाता है, ये उड़ीसा में। आप इसे समझिए कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इनको अगर फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से में किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो ज्योतिष को नहीं माना है फ्रेंड। इसका आंसर क्या होगा? ज्योतिष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रंटजन ने? तो किसका किया था? एक्सरे का। किन्होंने किसका किया था? रंटजन ने किसका खोज की थी? एक्सरे की। ये तो बहुत बार, ये तो वनडे एग्जाम में भी आता रहता है। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो किसके? वाटसन तथा किक में। ये भी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। ये बेसिक का सब एग्जामों में आता ही रहता है। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती फ्रेंड्स? हो जाता अगर ऑप्शन में कॉस्मिक किरणें मिल जाए तो वो होती है, फिर उसके बाद एक गामा किरणें होती हैं, फिर एक्स किरणें होती हैं। पर कॉस्मिक किरणें ना फिर ब्रह्मांड में पाई जाती है, इसलिए इनका ज़्यादा अध्ययन नहीं किया जाता। फिर उसके बाद गामा आती हैं, फिर एक्स आती हैं, फिर पारावर्णिक किरणें, फिर और दृश्य, फिर इस तरह आती हैं, ठीक है। ये देखिए गामा एक्स क्रम भी दिया है, इसमें क्रम भी याद रखिए क्योंकि क्रम भी पूछा गया है। मीथेन निम्नलिखित में किससे निकलती है? और तथा उसे दोनों से, दीमक की बम्बी से और धान खेत दोनों से निकलती है। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो कौन है? सिलिकॉन। कौन है अर्धचालक? कौन है? सिलिकॉन। एल्युमिनियम, चांदी, सीसा अर्धचालक नहीं है।
सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये बहुत बार पूछा गया कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होता है, जिन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों ही बहुत बार पूछे गए हैं अर्धचालक में। घटना चक्र की आप बुक उठा के अगर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बार यही पूछा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की उसी, तो इसमें फ्रेंड न्याय के सामाजिक आर्थिक न्याय 3 प्रकार के होते हैं। स्वतंत्रता, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता होती है। समानता, भ्रातृत्व, इसमें क्रम बताना था कि पहले कौन आएगा, तो जिसको प्रस्तावना अच्छे से रटी होगी वो प्रस्तावना के अनुसार इसमें सेट करना था। तो पहले में तीसरा हो जाएगा समानता, फिर आगे भ्रातृत्व, फिर इसके बाद स्वतंत्रता, फिर न्याय। भारत में संविधान में प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, विचार, ये इसमें नहीं दिया है। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासना। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की, और 1 प्रकार बंधु मतलब भाई की उल्लेख किया गया है। तो उसी क्रम में लिखना है, तो इसमें क्रम बता रहा है। तो पहले में कौन सा क्रम आएगा, पहले में समानता आएगी, फिर इसके बाद इसमें बता रहा है कि फिर भ्रातृत्व, भाईचारा आएगा, बंधुत्व आएगा, फिर इसके बाद स्वतंत्रता आएगी, फिर इसके बाद न्याय आएगा। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है फ्रेंड। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार। ये प्रथम अगर पूछ ले तो अरविंद पनगड़िया थे। निम्नलिखित में से कौन भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था, तो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में कौन एक समझौता संस्था मतलब होती है फ्रेंड जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, जिनको विधायिका द्वारा बनाया गया है पर संविधान, जैसे नीति आयोग, इसका कहीं भी आयोग का उल्लेख नहीं है संविधान में, उसे समझौता संस्था कहा जाता है। वित्त आयोग 280 में, निर्वाचन आयोग 203/24 में, संघ लोक 315 में। सरकारीय आयोग की संस्था निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्य के संबंध से। ये इसका दोनों याद रखिएगा कि ये बनी कभी, तो जून 1983 में। ये भी याद रखेंगे इसकी रिपोर्ट कब जारी हुई, तो जनवरी 1988 में। ये बिहार PSC में आया था कि इसकी आयोग कब सबमिट की गई थी, तो जनवरी 1988 में। इसमें 2 लोगों के नाम भी याद रखना है आपको, B शिवरमन, SR सेन, ये दोनों नाम भी आप याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा है। सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार, ये ब्रिटेन से। बहुत लोगों ने इसमें बहस की, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, क्या क्या बात करते रहे, पर इसका आंसर असली में ग्रेट ब्रिटेन UK है, क्योंकि हम इन्हीं से संस्थात्मक सरकार की हम लोगों ने लिया है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राष्ट्रसभा का अन्य अधिकार है, तो फ्रेंड इसका अधिकार है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना 312 आर्टिकल के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में किस भाग में हमें नागरिकता संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, भाग 2 में। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। किसकी बात कर रहा है, भारतीय संविधान भारत की आधिकारिक भाषा, तो फ्रेंड्स इसका अपने सदस्यों के साधारण बहुमत में। ये लक्ष्मीकांत के 10वें चैप्टर में जो संविधान संशोधन के बारे में बताया है, 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, उन्हीं के बारे में बहुत अच्छे से दिया है। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़िएगा, यानी कोई हमारे सर आगे पढ़ाएंगे तो उनसे पढ़ लीजिएगा। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स का आंसर क्या होगा, 60 दिन। किस गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस के अधिकतर अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपवास किया था, तो ये कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। इन्होंने ही कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। ड्रीइंग एक्सप्रेस, ये फ्रेंड्स उस समय करंट अफेयर क्वेश्चन है, फिर भी याद रखना कि ड्रीइंग एक्सप्रेस किसका नाम है, हिमा दास का मुँह बोला नाम है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये भी उस समय क्वेश्चन आया था, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कौन सा है, तो धारा 370।
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो भारत और रूस का। सुपरसोनिक फ्रेंड्स एक होती है सबसोनिक क्रूज और सुपरसोनिक। अगर मुझे आपको बताना हो तो मैं चलिए आपको बता भी देता हूँ कि क्रूज मिसाइल क्या होती है, ब्लास्टिंग मिसाइल क्या होता है। फ्रेंड अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा वायुमंडल है, जो मिसाइल इसको पार करके निकल जाए जो और अपने निशाने को हिट करे उसे ब्लास्टिंग मिसाइल कहते हैं। और वो मिसाइल जो वायुमंडल को पार नहीं करे, नीचे ही नीचे जाके अटैक करे, उसे क्रूज मिसाइल कहते हैं। अब आप सीधी सलाह, जो ब्रह्मांड को पार करके जाके हिट करे उसे ब्लास्टिंग, और जो ब्रह्मांड को पार ना करे उसे क्रूज मिसाइल कहते हैं। ठीक है, ये है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब। एंड एंड्रेस और सुपरसोनिक होता है, एक सबसोनिक होता है, एक हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक मतलब है जो ध्वनि की से तेज। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये उस समय जब पनामा पेपर्स का था भ्रष्टाचार के निम्न किस, तो ये पाकिस्तान था, वो भी करंट अफेयर क्वेश्चन था। ये भी असम वाला जो आया था रजिस्टर, जब वो नागरिकता के ऊपर हुआ था संशोधन तब आया था। ये निम्नलिखित कौन सफर वायु गुणवत्ता और मौसम प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन थे, क्योंकि पर्यावरण जलवायु मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे। हाँ, सफ़र का नाम जरूर याद रखेंगे, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी वेदर फॉरकास्टिंग। ये कई क्या पता कब पूछ ले उठा के, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हाँ फ्रेंड टफ था अपने आप में, मैं इसको क्वेश्चन को मानता हूँ टफ है, क्योंकि इसमें ये बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। और ये दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त ने संगीनयस जो थे उन पर विजय पाई थी, ये उनके नाम है। तो धनंजय जो हैं, धनंजय कुस्तलपुर। ये फ्रेंड किसी बुक में नहीं मिला मुझे अभी तक। धनंजय किससे से? कुस्तलपुर से। और इसका नीलराज का उनके राजा कौन थे? अवमुक्त। उग्रसेन का राजा कौन था? पलक्का। और विष्णु गोपा विष्णु किसके थे? कुंची। ये फ्रेंड आप इस तरह क्वेश्चन रट लो, अगर ये किसी को आ गए तो बहुत कम ही होगा यार इसको इस तरह क्वेश्चन के आंसर कर सकता है। ये अपने में पेपर हॉल बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। धनंजय का कौन सा था? कुस्तलपुर। नीलराज का अवमुक्त। उग्रसेन का पलक्का। विष्णु गोपा का कंची। ये कांची लिखा है, देखिए इसमें कंची लिखा है, कांची है। इसमें बताना है नीचे दिए कूटों में से कौन सा उत्तर चयन कीजिए। कालीबंगा, इसमें बताना कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा हरियाणा में, और लोथल गुजरात में, कालीबंगा सॉरी राजस्थान में। आलमगीर हुलास, ये दोनों के दोनों फ्रेंड सहारनपुर पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? सहारनपुर में पढ़ते हैं हुलास। अगर आपको याद होगा, मैंने जब यूपी का मैप कराया था उसमें आपको लोकेशन सहित पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको कराए थे कि आलमगीर हुलास आप पढ़ लीजिए। उन्होंने बहुत लोगों ने पढ़ा, 3-3 4-4 लोगों ने उन वीडियो को देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया। निम्न में से कौन संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो उस समय फ्रेंड ये कौन सी थी? नाना देशी। श्रेणी क्या थी? एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी, जिस थी नगरम। नगरम जो व्यापारिक स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा, श्रेणी भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने पूछा था, स्टेट पीएससी ने पूछा था। श्रेणी क्या है? एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। नगरम क्या है? व्यापारियों की स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची तथा मल्लापुरम में विद्वान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारिक संघ थे मणिग्रामम, नाना देशी, वलंजियार, इंदंगे आदि। नाना देशिक सबसे महत्वपूर्ण था, जिसे आया वेलेपुर एहोल के 5 स्वामियों के नाम से जाना जाता था। इस तरह के आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर भी पूछा जा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखना है क्या है। और मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया गया, ये भी सही है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था, उसके शौकीन थे। फ्रेंड दोनों सही है, पर इन ऑप्शन
में व्याख्या नहीं कर रहे। देखिए, एक फारसी लोगों की बात कर रहा है, एक सूफी संतों की बात कर रहा है, तो दोनों सही है, पर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। इन संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों की रुचि के कारण संभव था। महमूद गजनवी अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया था। फिरोज शाह तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने विशेष रूप से संस्कृत में लिखी विभिन्न क्षेत्रों की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। बाद में मुगल बादशाहों में भी संस्कृत में लिखी विभिन्न पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। समा हाँ, ये समा संगीत गोष्ठी होती थी। ये सूफी से अगर पूछ ले तो आप अगर पूछ ले चिश्ती संप्रदाय में समा का मतलब क्या था, तो ये संगीत संगोष्ठी होती है। चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे और संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे। पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध करवाए गए थे। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो अयोध्या अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है फ्रेंड? अयोध्या अभिलेख से मिलती है। पुष्पमित्र शुंग अंतिम और शासक वैद्यदत्त का सेनापति था। इसने 184 ईस्वी में वैद्यदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का क्या अर्थ था? चकला सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था। ये चकला शब्द पता फ्रेंड, किसको पता होगा? ये मतलब मैंने भी मुगल की पूरी अर्थव्यवस्था पढ़ी थी, सब कुछ पढ़ा, पर मुझे कहीं चकला शब्द नहीं मिला। कहाँ कहाँ ढूंढ के ले आते हैं ये सूबा और, पर इस तरह क्वेश्चन फ्रेंड छोड़ना चाहिए। मैं तो सबको यही सलाह दूंगा। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समर्थी नहीं था। ये शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर कई इकाई चकला का परगना सरकार। परगना एक तरह से तहसील होती, सरकार एक जिले को बोला जाता था। ये भी पूछा गया है कि मुगल काल में जिलों को क्या बोला जाता था, तो सरकार बोला जाता था। ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है। और सरकारें अनेक परगनों में विभाजित होती थी, परगने गाँव में विभाजित होते थे। और सरकार किस में विभाजित होती थी? प्रांत में, और फिर प्रांत केंद्र में आ जाता था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों में से किस नाम से जाना जाता? चौथ। किसके नाम से जाता था? चौथ उन प्रांतों के लिए था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। मुगलई का मतलब मुगल क्या हिस्सा। इस प्रकार के बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। दिल्ली के पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो महामंगा ने। ये आपको घटना चक्र में मिलेगा इसका क्वेश्चन। इस सेम नीचे लाइनों में लिखा था। खैरुल मंजिल क्या था? एक मदरसा था। ठीक है, इसे दिल्ली के पुराना किला के सामने बनाया गया है। ये पूछ रहा है जो 1857 क्रांति हुई थी उसमें कौन सा था? तो फ्रेंड, इतने 3 नाम इतने कठिन है कि शायद किसने बोले डरवाने के लिए, पर आपको चौथा ऑप्शन देखिए इसमें कितना सरल दिया है जो गलत है। इससे सीख मिलती है। ये देखिए लखनऊ, लियाकत अली लखनऊ से नहीं थे फ्रेंड्स, ये थे आपके इलाहाबाद से। कहाँ से थे? इलाहाबाद से। देव इसमें पूछ रहा है कौन शासक नहीं था? देवगिरी में शंकर देव, वारंगल में रामचंद्र देव वारंगल से नहीं थे। ठीक है, ये देवगिरी के ही थे। और होशियार के वीर बल्लाए थे, वीर, ये सब जो अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण हुए थे। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद ही उसका पुत्र शंकर देव बना था। ये दोनों बाप बेटे का ही नाम दे दिया उसने उठा के। वारंगल का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। ये काकतीय वंश का शासक था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। ऑप्शन फ्रेंड्स पता बस होगा ना तो आप कर ले जाओगे। कितना मतलब डरवाने के लिए ऐसे ऑप्शन देते हैं कि बच्चा डर जाए बस। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। मोहम्मद शाह, ये फ्रेंड्स जो औरंगजेब के बाद जो छोटे मोटे मतलब वो खास शासक भी कहना बेकार है इनको, इन्हें ऐसा कुछ किया नहीं कि इनको मैं राजा की उपाधि अच्छे से दूँ। तो इनके क्रम को पूछा है तो देखिए पहले आए थे मोहम्मद शाह बेखब, फिर उसके बाद जहांदार शाह आए थे, फिर फारूक सूरी आए थे, फिर मोहम्मद शाह रंगीला आए थे, फिर अहमद शाह आए थे, फिर अहमद शाह द्वितीय थे, आलमगीर द्वितीय आए थे। ठीक है, तो उसी में पूछा था जहांदार शाह आए थे, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर।
भारत के निम्नलिखित राज्यों की तट रेखा सबसे लंबी किसकी? तो गुजरात की। फ्रेंड ये तो आते रहते नॉर्मल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदी में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की है? तो किसे? गोमती को भी और यमुना को भी, दोनों को घोषित किया गया है। तो यूएन ने यमुना को मृत नदी घोषित किया है। जैविक आपदा नदी इन्हीं दो नदियों में से कोई एक होगी। मतलब कोई इसका आंसर क्लियर नहीं था, क्या माना है? विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ों में स्थित है। कहीं नहीं स्थित है। भगवान इनमें से किसी में नहीं है। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है। ये तिरुपति मंदिर ही याद रखना कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यही पूछ लेता है। वेंकटेश्वर मंदिर भी याद रखना कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये मंदिर शेषाचलम की पर्वत श्रेणियों में स्थित है। तो ये याद रखना कि शेषाचलम की पर्वत श्रेणियाँ जो हैं ये कहाँ स्थित है? तो ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। और फ्रेंड्स याद रखना कि सेवाराय पहाड़ियाँ, ये भी याद रखना सेवाराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सेलम में, जावदी पहाड़ी वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिला में तमिलनाडु में, तथा बिलीगिरीरंगा पर्वत पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित है। फ्रेंड ये तीनों नाम कि जितने भी ऑप्शन कोष्टक में भी दिए ना, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आते रहते हैं। बिलीगिरीरंगा पर्वत पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। फ्रेंड्स वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा यार। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सबको शेयर करना यार। कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ बताओ यार। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो यार। आप लोग साथ दोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ क्लास ख़त्म करूँगा। जय हिंद।